हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 9 में चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई पार्ट 3। इससे पहले हमने कोशिका के बारे में जाना। कोशिका क्या है, कोशिका कितने टाइप्स की होती हैं। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के भाग। कोशिका मुख्य रूप से वो जो कोशिका है उसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ये तीनों मुख्य भाग होते हैं कोशिका के। इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली। जो प्लाज्मा झिल्ली है वो क्या है, जो सेल है उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा इसे कहते हैं। यह प्रत्येक कोशिका की दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से पृथक करती है। अब एक ये कोशिका है, दूसरी ये कोशिका है, इसके अंदर भी अंग हैं। तो ये क्या करती है, इस कोशिका के जो कोशिका द्रव्य है, इसका जो कोशिका द्रव्य है, दोनों में बाहर से एक लेयर बना दी, जिस कारण ये क्या हो गए, दोनों से अलग अलग हो गए। अगर इसके बाहर कोई लेयर ही ना हो, एक कोशिका यह है, इसके अंग ये हैं, दूसरी कोशिका ये है, तो इनमें डिफरेंस करना हमको मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी कोशिका है, ये कौन सी कोशिका है। तो कोशिका जो मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, इनको बाउंड कर देती है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका को इस तरीके से पृथक कर देती है। यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह जंतु कोशिका में सबसे बाहरी झिल्ली होती है। जंतु कोशिका में आप जानते हैं, जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में एक और अंदर से एक मोटी सी लेयर पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो जो ये प्लाज्मा झिल्ली है वो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी लेयर बनाती है, और पादप कोशिका के अंदर एक भित्ति पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ये पादप कोशिका है। इस पादप कोशिका की बाहर ये कोशिका भित्ति है, इसमें एक लेयर और पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं, ये कहलाती है प्लाज्मा झिल्ली। यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। जो प्लाज्मा झिल्ली है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, जिसमें प्लाज्मा झिल्ली में फॉस्फोलिपिड जो है 75% होते हैं। इसके अतिरिक्त झिल्ली में प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और पॉलीसेकेराइड भी पाए जाते हैं। प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और पॉलीसेकेराइड सबसे ज़्यादा जो इसमें मात्रा है वो है फॉस्फोलिपिड की। तो फॉस्फोलिपिड की इसमें क्या होती है, 2 लेयर्स होती हैं, ये दिख रही है, एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है फॉस्फोलिपिड्स की। और इसमें बीच बीच में प्रोटीन्स जो हैं तैरते हैं। जो ये प्रोटीन आप देख रहे हैं, ये सब हैं, ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन इस तरीके से तैरते रहते हैं। कुछ ग्लाइकोप्रोटीन है, कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल है। तो ये क्या है, इन दोनों लेयर्स की, ये लेयर आप देख रहे हैं जो ये पर्पल कलर से दिख रही है, वो है फॉस्फोलिपिड की लेयर। एक ये लेयर दिख रही है पूरी, ये लेयर दिख रही है, ये पूरी लेयर है, और इसके बीच में जो है प्रोटीन तैरते रहते हैं। तो इसे एक वैज्ञानिक थे, 2 वैज्ञानिक, इन्होंने सिंगर एंड निकलसन, इन्होंने तरल मोजेक मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका दिया। उन्होंने कहा कि जो फॉस्फोलिपिड है इसकी 2 मोटी सी लेयर होती हैं, और इनके बीच जो प्रोटीन है वो तैरते हैं, और इस तरीके से दिखाई देते हैं जैसे लिपिड के समुद्र में तैरते हुए अनेक प्रोटीन के हिमखंड हों। यानी कि जो फॉस्फोलिपिड है उसको कहा समुद्र, और जो प्रोटीन के हिमखंड, जो प्रोटीन है वो हिमखंड है, उसके बीच में तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो ये है जो प्लाज्मा झिल्ली है उसकी संरचना। अब इसके कार्य, जो कोशिका झिल्ली है वो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। वर्णात्मक मतलब वर्ण करना, यानी कि सेलेक्ट करना। तो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन ये होती है, जो कोशिका के अंदर या बाहर कुछ ही पदार्थों को आने जाने देती है। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी पदार्थ कोशिका से अंदर या बाहर जा सकता है। उसका फैसला कौन करेगी, कोशिका झिल्ली करेगी कि कौन पदार्थ कोशिका के अंदर आएगा और कौन पदार्थ कोशिका से बाहर जाएगा। यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देती है। यह कोशिका के आकार को निश्चित बनाए रखती है। कोशिका का आकार, ये इसके अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, ये क्या करती है, इसको एक आकार प्रदान करती है कोशिका को।
कोशिका झिल्ली में अंदर और बाहर दोनों और जो आदान प्रदान होता है अणुओं का वो दो प्रकार से होता है, एक तो विसरण और दूसरा परासरण। आइए हम जानते हैं विसरण और परासरण क्या है। तो विसरण क्या है? कुछ पदार्थ जैसे कि गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या होते हैं, विसरण नामक प्रक्रम के द्वारा, विसरण नामक प्रोसेस के द्वारा प्लाज्मा झिल्ली के इधर उधर गति करते हैं और जो बहुत छोटे कण होते हैं। जो विसरण है उसमें जो कण होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। अब देखिए, ये माना एक कोशिका है, यहाँ पे एक अमीबा की कोशिका दिखाई दी गई है। तो ये कोशिका है, इस कोशिका में यदि CO2 अगर इस कोशिका के अंदर CO2 ज़्यादा हो जाता है तो विसरण के द्वारा, विसरण क्या करती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं कण, निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो गई है, तो इसके अंदर जो CO2 है उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो ये क्या करने लगते हैं, यहाँ से बाहर की ओर निकल जाती है इस मेम्ब्रेन के द्वारा। ये गैस है जो वो क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। इन केस नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं, अगर जो कार्बन डाइ यहाँ क्या है, अब अगर यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई, यहाँ क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वो ज़्यादा है और इसके बाहर ऑक्सीजन कम है, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, अगर यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाती है, इसकी सांद्रता कम हो गई है, इसकी सांद्रता कम हो गई है और यहाँ क्या है, CO2 की सांद्रता ज़्यादा है, तो ज़्यादा से वो क्या होगी, कम सांद्रता की ओर अंदर की ओर जाएगी। तो ये क्या करेगी, जब सांद्रता कम हो गई है तो ये सांद्रता से अंदर की ओर जाने लगेंगे, और अगर यहाँ सांद्रता ज़्यादा है तो ये क्या करेंगे, बाहर की ओर मूव करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ क्या हो गई है, कम हो गई, यहाँ ऑक्सीजन की कम मात्रा है और यहाँ ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, अधिक से कम की ओर ये क्या करते हैं, गति करने लगते हैं और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, अंदर की ओर चली जाएगी। कहने का मतलब है जो गैसें हैं उनका जो विसरण है वो किस तरीके से हो रहा है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ये गति करते हैं जो कण हैं। लेकिन जो विसरण है वो ठोस और द्रव की अपेक्षा सबसे ज़्यादा गैसीय अवस्था में तीव्रतम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। जैसे आपने देखा है, आप खाना बना रहे होते हैं, वो जो खुशबू है उसके कण, जो मसाले हैं उसके कण वायु में मिल जाते हैं और वो बहुत दूर तक उसको फैला देते हैं। तो गैसें जो हैं वो क्या करती हैं, उसको बहुत जल्दी से विसरित करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती हैं। लेकिन जो ठोस और द्रव है उसमें ये कुछ कम होता है ठोस में भी है और द्रव में भी डिफ्यूज़न या विसरण होता है। नेक्स्ट है परासरण, ऑस्मोसिस। सबसे पहली बात, जो ऑस्मोसिस है उसको एक झिल्ली की आवश्यकता होती है, जिसे हम बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। और कोशिका झिल्ली क्या करती है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इससे वो क्या करती है, परासरण करती है। परासरण के लिए इस झिल्ली का होना आवश्यक है। कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली से आर पार जल की गति जल में विलेय पदार्थ की मात्रा के द्वारा प्रभावित होती है। यानी कि जो जल है, द्रव में परासरण किस में होता है, केवल द्रवों में होता है और किसी में भी परासरण नहीं होता, जबकि जो विसरण है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है। अब जो जंतु कोशिका है या पादप कोशिका है, अगर हम उसको किसी लवण जल में या किसी विलयन में रखते हैं तो परासरण कितने तरह का होता है, इसके लिए 3 टाइप के विलयन हम देखते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका को किसी लवण या चीनी के विलयन में रखने पर क्या होता है ये हम देखेंगे। तो जो विलयन है वो कई टाइप का हो सकता है, तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल करते हैं जिसमें कि 3 टाइप के विलयन होते हैं। तीनों में कोशिकाओं को डाल दिया जाता है,
तो ये कोशिकाएं जो हैं आप देख रहे हैं, पहली कोशिका जो है ये ब्लैक वाला जो है वो विलयन है और जो रेड वाला है वो है कोशिकाएं। तो पहले में हम डालने पे देखते हैं जो कोशिकाएं हैं वो सिकुड़ सी गई हैं, दूसरे में वैसी ही रही हैं और तीसरे में फूल गई हैं। तो इन परिस्थितियों में क्या हुआ, जब सिकुड़ गई है यानी कि जो कोशिका के अंदर का जो द्रव था, कोशिका के अंदर का द्रव वो क्या हो गया है, बाहर निकल गया है, पानी की इसमें कमी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें पानी अधिक था और ये वाला क्या था, कंसंट्रेट था। तो ये क्या होगा, यहाँ पे सिकुड़ गई। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, नमक का हम पानी लेते हैं, साधारण नमक का हम पानी लेते हैं और बहुत गाढ़ा हम उसको बना देते हैं, या एक चीनी का हमने एक शरबत बनाया वो लिया और हमने इसमें कर दिया कुछ चीनी के शरबत में हमने किशमिश को डाल दी, किशमिश नहीं अंगूर को हमने डाल दिया। तो क्या होता है, जो ये किशमिश है या ये अंगूर है, इस अंगूर के अंदर से जो भी पानी होता है, क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा गाढ़ा है, ये क्या है, ज़्यादा गाढ़ा है, इसके अंदर का पानी क्या होने लगता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करने लगता है। तो इसके अंदर का पानी कहाँ चला जाता है, इस विलेन में चला जाता है और ये जो किशमिश थी वो क्या हो जाती है, सिकुड़ सी जाती है, जो अंगूर है वो सिकुड़ जाता है। और अगर इसे हम केवल एक पानी में डाल देते हैं, सिंपल सा एक पानी में हमने एक कोशिका यानी कि अंगूर को हमने, किशमिश को हमने पानी में डाला, तो जो इसके अंदर है पानी की कमी है, इस कोशिका के अंदर पानी की कमी है। तो जो ये जल है, ये जल इस कोशिका के अंदर इससे गति करने लगता है, जिस कारण जो ये किशमिश है वो फूल जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है किशमिश क्या हो गई है, फूल गई है। तो इसमें कोशिका जो पानी है वो अंदर बाहर बराबर है, इसलिए जो कोशिका है वैसी की वैसी रहती है। और जो हाइपोटोनिक है यानी कि जो ये तीसरी वाली में आप दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या होता है, इस विलयन से, जो काला वाला विलयन है, इससे लाल वाली कोशिकाओं के अंदर पानी जाता है, जिसके कारण वो फूल जाते हैं। आप किशमिश भिगाने डालते हैं रात को, सुबह वो किशमिश फूल जाती है, किस कारण, क्योंकि जो किशमिश के अंदर जो भी माध्यम है वो क्या है, कंसंट्रेट है, ज़्यादा गाढ़ा है, और बाहर का जो माध्यम है वो क्या है, कम गाढ़ा है। तो जो किशमिश है वो क्या करती है, जो विलयन है उससे पानी को अंदर अवशोषित करती है, जिसके कारण फूल जाती हैं। तो इस टाइप के विलयन को बोलते हैं अल्प पराशरी। जब कोशिका की अपेक्षा विलयन में जल की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा इस विलयन में अधिक है, जिसके कारण जो ये जल है इसने क्या किया, अंदर की ओर गति करनी शुरू करी। यहाँ कम, जहाँ यहाँ ज़्यादा पानी है, इसके कारण इसने क्या की, इस कोशिका के अंदर पानी गया और वो क्या हो गई, फूल गई। इस टाइप के परासरण को बोलते हैं अंतःपरासरण, जिसमें कोशिका के बाहर से अंदर क्यों क्या होता है, पानी या जो भी विलायक है वो अंदर की ओर जाता है, वो कहलाता है अंतःपरासरण। नेक्स्ट है समपराशरी। यदि दोनों जगह एक सा कंसंट्रेशन होगा, यानी कि कोशिका में भी और जल में, ये इस विलायक में भी बराबर पानी है, तो क्या होगा, ये कोशिका वैसी ही रहेगी, ना तो अंदर जाएगा ना तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में क्या है, बराबर है। सम मतलब बराबर, तो दोनों जगह क्या है, जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो बराबर है, इसलिए कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है अति पराशरी। अति मतलब है ज़्यादा। तो जो इसमें ये वाला जो काला वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ज़्यादा कंसंट्रेट है, और जो ये कोशिका थी उसमें क्या है, सॉरी, ये कोशिका है, कोशिका में क्या है, ज़्यादा पानी है। तो ये पानी क्या होता है, इसमें चला जाता है, किसमें, इस जो विलायक है या लवण है इसमें चला जाता है, और इसमें क्या हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। इस कोशिका में पानी की कमी हो गई, तो जिस कारण ये क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो अब इसमें क्या, इस स्थिति में क्या हो रहा है, कोशिका के अंदर का पानी बाहर निकलने लग गया है, कोशिका के अंदर जो पानी था वो बाहर चला गया है, तो ये क्या कहलाता है, बाह्य परासरण। अंतःपरासरण क्या होता है, जब कोशिका के अंदर पानी जाता है तो वो है अंतःपरासरण, और कोशिका से जब बाहर पानी निकलता है तो वो कहलाता है बाह्य परासरण। अगर हम कहीं लकड़ी का फूलना, तो लकड़ी का फूलना क्या होता है, अंतःपरासरण, क्योंकि उसने क्या किया, कोशिका ने पानी को एब्जॉर्ब किया है।
तो इस तरह का विलयन जब कोशिका के अंदर जल की मात्रा अधिक होती है और जो ये विलायक है इसमें क्या है, जल की मात्रा कम होती है, ये कहलाता है अति परासरी विलयन। यानी कि गाढ़ा विलयन जो होगा वो अति परासरी होगा और जो कम गाढ़ा होगा वो क्या कहलाएगा, अल्प परासरी। और अगर बराबर दोनों जगह सांद्रता है तो वो कहलाता है समपरासरी विलयन। तो जो विसरण है, विसरण किसी भी माध्यम में भी होता है, ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है। जो परासरण है वो केवल द्रव माध्यम में होता है, जैसे कि एक अंतःपरासरण और बाह्य परासरण। तो अंतःपरासरण में क्या होता है, कोशिका के अंदर पानी जाता है और बाह्य परासरण में कोशिका से पानी बाहर निकलता है। तो और जो विसरण है इसके लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो परासरण है उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। और जो कोशिकाएं हैं उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का काम कौन करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका, जो भित्ति कोशिका झिल्ली जो है वो पारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। तो ये था प्लाज्मा झिल्ली के कार्य, किस प्रकार से विसरण होता है, परासरण होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।